औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा 10th क्लास केमिस्ट्री का जो टॉपिक है 10.1.4 जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, यानी कि आज हम वो जनरल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एसिड्स की। और जो हमारे पास नॉर्मली प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी चीज़ की जो हम फिजिकल स्टेट से रिलेट होती है हमारे पास प्रॉपर्टीज़, उसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, लाइक अ स्मेल या कलर वगैरह। ठीक हो गया। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके ज़रिए हमें पता चलता है जो एलिमेंट या एटम है आपस में किस तरह रिएक्ट कर रहा है, और उसके रिएक्ट करने के दौरान हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट या कौन सी चीज़ हमारे पास बन रही है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या वो अपने रिएक्टेंट्स जो वाले पार्ट्स हैं उनसे सिमिलर है या नहीं है या उनसे डिफरेंट है। तो इस चीज़ों को हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक हो गया। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम पहले भी अपने लेक्चर या चैप्टर के स्टार्ट के अंदर देख चुके हुए हैं। तो ये नॉर्मली हमारे पास वही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। तो यानी इसका हम टेस्ट जो होता है हमारे पास सोर टेस्ट होता है, यानी कि ये तुर्श जायके का होता है, लाइक का लेमन जूस वगैरह। इसी तरह ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। और अगर इसके कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म हो, यानी कि इसके जो खालिस फॉर्म हो, गाढ़ा हो, यानी कि इसके अंदर ज़्यादातर जो मिकदार है वो हमारे पास एसिड की मौजूद हो, तो ये क्रेसिव हो जाता है। क्रेसिव मील हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारी बॉडी को जला देता है, जलन वगैरह होती है और नॉर्मली हमारी बॉडी को क्या करता है, टोटली जला देता है, गाल देता है। ठीक हो गया। फोर्थ हमारे पास पॉइंट आता है कि एक्वस सोल्यूशन के अंदर ये इजीली कंडक्ट कर देता है इलेक्ट्रिक करंट को, यानी कि इलेक्ट्रिक जो करंट है वो बड़ी इजीली इसके अंदर से पास आउट हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जिनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जी, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे पास एसिड्स है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनता है, कार्बोनेट जब बाई कार्बोनेट्स के साथ करता है तो क्या किस किस्म का रिएक्शन होता है, या कौन सी चीज़ें हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर बनती हैं। बेसिस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या रिएक्शन होता है, सल्फाइड के साथ, बाई सल्फाइड के साथ, और इसी तरह सल्फेट्स के साथ और बाई सल्फाइड के साथ। ठीक हो गया। ये सल्फाइड्स यानी कि टी के साथ और ये एच के साथ हाइड्स। ठीक हो गया। सल्फाइड्स और सल्फाइड्स। तो हम देखते हैं कि कि हर एक को बारी बारी देखते हैं और किस रिएक्शन से हमारे पास किस किस्म की प्रोडक्ट्स बनती हैं, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विद मेटल्स के साथ। ठीक। अब मेटल्स के अंदर हमारे पास अगर एसिड हमारे पास सोडियम, पोटाशियम या कैल्शियम इस तरह के हमारे पास मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये बड़ा एक्सप्लोसिवली करता है, यानी कि बड़ा तेज करता है, आसान लफ्ज़ों में कहते हैं एक धमाके के साथ रिएक्ट करता है। ठीक। इनके साथ फिर सुन लीजिएगा ध्यान से, सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम जैसे मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो ये बड़ा एक्सप्लोसिवली करता है। ठीक हो गया। इसी तरह ये अगर हमारे पास एल्युमिनियम, आयरन, जिंक या मैग्नीशियम वगैरह के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये बड़ा मॉडरेटली करता है। मॉडरेटली मतलब बड़ा स्लोली करता है रिएक्ट। ठीक हो गया। जैसे कि ये एक्सप्लोसिव बड़े धमाके के साथ करता था, इसके साथ बड़ा स्लोली करता है। ठीक, इतनी स्पीड रिएक्ट नहीं करता। अब इनके रिएक्शन के दरमियान जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, दो चीज़ों की प्रोडक्ट्स बनती है। एक तो हमारे पास साल्ट बनते हैं, सेकेंडली हमारे पास हाइड्रोजन गैस क्या आ जाती है, दो चीज़ें बनती है। एक साल्ट्स बनते हैं और सेकेंडली हमारे पास क्या बनते हैं, हाइड्रोजन गैस बनती है। कब, जब हमारे पास एसिड को हम किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो दो चीज़ें बनती हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। हम सबसे पहले दो छोटे से रिएक्शन देखते हैं कि जिंक है हमारे पास और इसका सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारे पास H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जिंक सल्फेट एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन जो गैस है वो हमारे पास बनती है, जो कि बाद में खारिज हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अगर रिएक्शन का थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको समझा दूं कि ये रिएक्शन किस तरह होता है। हम नॉर्मली सबका रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं समझेंगे, ना हमारे वो कोर्स का पार्ट है, तो हम सिर्फ एक या दो का बस समझेंगे कि ये रिएक्शन होता किस तरह। आपने इसको देख लेना है ध्यान से, और नॉर्मली ये जो आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये आपने हेजिटेशन याद करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने इस रिएक्शन को जो हमने अभी देखा है। तो ये रहा हमारे पास डायग्राम के अंदर जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का एक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास ये सल्फर है, इसने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ बनाया, और ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग बॉन्ड इसका बना हुआ है। ठीक हो गया। अब जब हमने इसके साथ जो जिंक मेटल है,
ठीक हो गया। इसके साथ हमने इसको रिएक्ट करवाना है, और जो जिंक के ऊपर आपको ये 2+ नजर आ रहा है, ये +2 इसकी ऑक्सीडेशन है, यानी कि ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक हो गया। अब इसके दौरान क्या आता है, जो ये हमारे पास जो शेयरिंग ये शेयरिंग जो हमारे पास जो शेयरिंग जो हमारे पास हुई है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दौरान, तो ये क्या करता है, अब जिंक उसे टोटली ऑफर कर रहा है कि मैं तुम्हें डोनेट कर देता हूँ। तो एक नॉर्मली छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हम फ्रेंड्स वगैरह या हम कहीं बाहर खाने पीने जाते हैं, तो अगर हम 5 फ्रेंड्स जाते हैं तो हम नॉर्मली अमेरिकन रूल अपनाते हैं। अमेरिकन रूल लाइक कि हम कहते हैं कि जितने पैसे बनेंगे वो सब में इक्वली डिवाइड होंगे। ठीक है, अगर 50 रुपये बनते हैं तो सारे फ्रेंड्स 10-10 रुपये देंगे। ठीक होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए, यानी कि ये शेयरिंग होती है, ठीक है, सारे शेयर करते हैं अपने अपना। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए, हमारा एक हमें दोस्त ऑफर कर दे यार कि आज जो आपको खाना है वो सारा मेरी तरफ से, तो अब जिसका दिल नहीं भी कर रहा होगा ना कि मैंने खाना है, यानी कि शेयरिंग की तरफ से पैसे देने पड़े थे, वो भी कहेगा नहीं यार ठीक है आज मैं भी खाता हूँ। ठीक हो गया। तो हम नॉर्मली फ्री खाने पे ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी होता है हमारे पास कि जो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दौरान जो शेयरिंग बनी हुई है, अब ये शेयरिंग थी, लेकिन यहाँ पे जिंक ने ऑफर कर दी कि मैं तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट कर देता हूँ, तुम्हें दे देता हूँ। तो ये क्या करेगा, अपना जो शेयरिंग बॉन्ड बना हुआ उसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के दौरान क्या होगा कि हाइड्रोजन यहाँ से अपना बॉन्ड यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और ऑक्सीजन अपना बॉन्ड लेके चला यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। इसी तरह इधर भी हमारे पास सेम इसी तरह होगा। ठीक होगा। अब हाइड्रोजन भी लाया होगा, ये दोनों हाइड्रोजन भी लाया। अब दोनों हाइड्रोजन चूंकि अब स्टेबल रहना होता है इन्होंने, तो स्टेबल रहने के लिए ये आपस में दोनों शेयरिंग कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास क्या बन जाती है, हाइड्रोजन गैस। जिस तरह की यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन गैस आपको बनी हुई नजर आ रही है। ठीक हो गया। और अब चूंकि अब जो ऑक्सीजन है, अब उसने भी अपना कंप्लीट करना है, अपना जो डोनेट उसे मिल रही थी, डोनेशन जो उसे हो रही थी, तो वो उसे जिंक की तरफ से जो मिल रहा है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। इस एक इलेक्ट्रॉन इसने इस ऑक्सीजन को दे दिया, दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया, तो इस तरह हमारे पास क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है। ठीक हो। इस तरह हमारे पास इक्वेशन में ये दो चीजें आ जाती हैं। ये आपका कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको एक मैकेनिज्म थोड़ा सा समझाया कि ये रिएक्शन होते किस तरह बेसिकली। ठीक हो गया। तो किस तरह हमारे पास जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो हमारे पास जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गई। इसी तरह हम डिस्कस करते हैं अल्मोनियम को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो हमारे पास रिएक्ट करता है। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास 2 अल्मोनियम है और 6 हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक हो गया। अब अल्मोनियम के जो ऑक्सीडेशन होती है वो 3 होती है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, इसलिए मैंने आपको ये 3 डॉट आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक होगा। क्योंकि अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है उसको मैंने लहदा ब्रेक करके लिखा है, यानी कि इसके अंदर टोटल 6 हाइड्रोजन है हमारे पास, जैसे को मैंने इसको पेयर की फॉर्म में ऑलरेडी बना के रख दिया हुआ है। ठीक होगा। और क्लोरीन भी हमारे पास इस तरह 6 लहदा लिख दिए हुए हैं। ठीक होगा। अब ये तीनों जो एल्युमिनियम है ये एक एक को डोनेट करता जाएगा, इसी तरह ये एल्युमिनियम भी तीनों को एक एक डोनेट करता जाएगा। तो इस तरह हमारे पास अल्युमिनियम क्लोराइड के 2 पार्ट बन जाते हैं। ठीक है। दोनों जब आपस में पैचअप होंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2AlCl3 हमारे पास बन जाएगी। इसी तरह जो हमारे पास हाइड्रोजन के जो 6 बने थे वो आपस में पेयर बना के 3 हाइड्रोजन बना देते हैं। ठीक होगा। इस तरह हमारे पास जो अल्युमिनियम है और जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास अल्युमिनियम सल्फेट यानी कि अल्युमिनियम क्लोराइड साल्ट बना देता है और हाइड्रोजन बना देता है। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा मैं एक डिस्कशन करना चाहता हूँ कि हमारे पास साल्ट कितनी कैटेगरीज के होते हैं और वो साल्ट बनते हैं किस तरह। इस चीज़ को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर इस टॉपिक्स के अंदर हम साल्ट को डिस्कस ज़्यादा करेंगे। तो देख लेते हैं कि साल्ट होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 3 किस्म के साल्ट होते हैं, जैसे कि आपको ये दरमियान में डबल लाइन नीचे जिनके नज़र आ रही ये चीज़। एक साल्ट होता है हमारे पास SO4 जिसे हम सल्फेट कहते हैं, एक साल्ट होता है हमारे पास NO3 जिसे हम कहते हैं नाइट्रेट, और एक थर्ड होता है हमारे पास Cl जिसे हम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है। अब ये तीनों साल्ट हमारे पास जो बनते हैं ज़्यादातर वो किस एसिड के रिएक्ट करने से बनते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब करेगा तो हमारे पास सल्फेट साल्ट बनेंगे। जब हमारे पास नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तब हमारे पास नाइट्रेट यानी कि सॉल्ट बनेंगे। जब हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तब हमारे पास क्लोराइड वाले साल्ट्स बनेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह जब हमारे पास अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो हमारे पास सोडियम सल्फेट साल्ट बन जाता है। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट साल्ट बनते हैं। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड साल्ट बनते हैं, और ये वाटर भी हमारे साथ बनते हैं। ठीक हो गया। तो अब देख रहे हैं कि हमारे पास इन कैटेगरीज के एसिड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये 3 किस्म के हमारे पास साल्ट बनते हैं। एक सल्फेट वाले साल्ट बनते हैं यानी कि सोडियम सल्फेट,
एक नाइट्रेट वाले साल्ट बनते हैं हमारे पास जैसे कि पोटाशियम नाइट्रेट, एक हमारे पास बनते हैं क्लोराइड ये वाले साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास ये तीन कैटेगरीज होती हैं साल्ट्स की। ठीक हो गया। हम नीचे जितनी भी देखेंगे जब हमारे पास इन तीनों में से कोई साल्ट आ रहा होगा तो इस किस्म के हमारे पास साल्ट्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जी, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है। अब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के अंदर फर्क क्या है। अगर तो हमारे पास इक्वेशन के अंदर या कहीं भी आपको CO3 नजर आ जाए तो आपने याद रखना है वो हमारे पास क्या है, कार्बोनेट्स है। CO3 हमारे पास क्या है, कार्बोनेट्स। और अगर हमारे पास HCO3 आ जाए, HCO3 आ जाए तो वो हमारे पास क्या है, बाइकार्बोनेट्स। ठीक है। अब जब हमारे पास जो एसिड है जब वो कार्बोनेट्स जब बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये दो चीजें बनाते हैं, तीन चीजें बनाते हैं, सॉरी तीन चीजें। एक तो वो ये साल्ट्स बनाते हैं। ठीक हो गया। अब साल्ट जिस एसिड के साथ वो रिएक्ट करेंगे उस एसिड से मिलता जुलता वो अपना साल्ट बनाएंगे। ठीक हो गया। सेकेंडली ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। थर्ड ये वाटर बनाएंगे। ठीक हो गया। अब इसका हम रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। ये CO3 है, यहाँ पे ये 3 मिसिंग हो गया। ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा CaCO3 है। ठीक हो गया। जब हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। तो HCl वाला था यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड साल्ट था, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिड था तो वहां पे हमारे पास कौन से साल्ट बनते थे, क्लोराइड वाले साल्ट। तो ये देखो क्लोराइड वाला साल्ट बन गया। इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गई CO2 और इसी तरह वाटर बन गया हमारे पास H2O। ठीक है। इसका मैकेनिज्म नहीं देख रहे, हमने बस मैकेनिज्म एक का दिखाना था मैंने आपको कि किस तरह ये मैकेनिज्म होते हैं। बाकी आपने ये जैसे इक्वेशन लिखी हुई है आपने बिल्कुल हेजिटेज एज इक्वेशन याद करनी है। जो छोटी छोटी बातें बताई हैं कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं और इनके रिएक्शन के दौरान कौन कौन सी चीजें बनती हैं, जैसे कि साल्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। इस तरह आपने ये लिखना है। अक्सर बोर्ड के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर का पूछे जाते हैं और ये आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। मैकेनिज्म आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना वो पेपर्स के अंदर आता है ना वो आपका पार्ट है कोर्स का। ठीक हो गया। तो आपने ये इक्वेशंस बड़े ध्यान से याद कर लेनी है। सेकेंडली अगर हम बाइकार्बोनेट्स के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास सोडियम सल्फेट साल्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और इसी तरह हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये इक्वेशंस आपने अच्छी तरह इनको याद कर लेना है। आगे हम बात कर लेते हैं अगर हम सल्फेट्स के साथ और बाइस सल्फेट्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं एसिड्स का तो क्या होता है। अब सल्फेट्स और बाइस सल्फेट्स के अंदर क्या हमारे पास निशानी है वो देख लेते हैं हम। सल्फेट्स जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर SO3 नजर आएगा, SO3, तब आपका ये कौन सा रिएक्शन होगा, यानी कि वो सल्फाइड्स होंगे। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर हमारे पास HCO3 आ जाएगा तो वो बाइस सल्फेट्स हो जाएंगे। ठीक हो गया, बाइस सल्फाइड्स। तो अब इनके रिएक्शन के दौरान क्या होता है हमारे पास, इनके रिएक्शन के दौरान सेम हमारे पास सॉल्ट्स बनते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। दो चीजें बनती है, ध्यान से याद करें, एक तो साल्ट्स बनते हैं और एक हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है। जब हमारे पास एसिड सल्फाइड के साथ या बाई सल्फाइड्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है। और नॉर्मली वाटर हमारे पास साथ प्रोड्यूस होता है। इसके इक्वेशन को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है CaSO3, जब हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम सल्फेट बनाता है साल्ट और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है। ठीक हो गया। ये आपको एरो जो नजर आ रही है मतलब है कि खारिज हो गई यानी कि बाहर एग्जिट हो गई। ठीक हो गया, बाहर चली गई यानी कि नॉर्मली जिस फ्लास्क के अंदर बनाई वहां से ये गैस खारिज होगी। ठीक हो गया। और इसी तरह हमारे पास वाटर बनता है। ठीक हो गया। जब ये सल्फाइड्स के साथ करता है तो साल्ट्स बनाए, सल्फर डाइऑक्साइड बनाई और वाटर बना दिया। इसी तरह जब ये बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ही हम रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास साल्ट बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है हमारे पास गैस और वाटर बनता है। ठीक हो गया। फिर अगेन वही बात कर रहा हूँ, जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है इनको आपने हेजिटेज याद कर लेना है और इनकी बड़ी प्रैक्टिस करनी है। अक्सर काल लिखते दौरान हम ये मिस्टेक कर लेते हैं, जैसे कि ये हम CaSO3 होता है ये 3 लिखना भूल जाते हैं तो इस तरह हमारी क्या होती है, पूरी इक्वेशन गलत हो जाती है। तो ये जो नंबरिंग आपको नजर आ रही है ये भी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। बेस के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा जो पूरी इक्वेशन है वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है।
न्यूट्रलाइजेशन के मुराद यानी कि न्यूट्रल हो जाती है आसान लफ्ज़ों में, यानी कि वो चीज़ ना हमारी बेस रह जाती है ना वो एसिड रह जाती है, बल्कि एक थर्ड चीज़ बन जाती है, साल्ट्स बन जाती है हमारे पास। इसको हम क्या कह देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास एक एसिड है। हमने दोनों को रिएक्ट करवाया तो उनके रिएक्ट करने के दौरान क्या बने, हमारे पास सॉल्ट बन गए NaCl, और इसके दौरान हमारे पास वाटर भी प्रोड्यूस हो गया। ठीक है। अब देखो ये चीज जो हमारे पास बनी है ना ये एसिड रही है ना ये सॉल्ट रही है, ये एसिड रही है ना ही बेस रही है, एक थर्ड चीज बन गया है सॉल्ट। यानी कि अगर हम चाहें एसिड को, हम चाहते हैं कि एसिड है इसकी मिकदार को ख़त्म कर दें, ठीक हो गया, तो हम इसको रिएक्ट करवा देंगे बेस के साथ, तो नॉर्मली हमारे पास वो क्या हो जाएगी, एसिड खत्म हो, जैसे कि हमने एसिडिटी के अंदर देखा था, यानी कि जो हमारे पास जो स्टमक के अंदर एसिडिटी हो जाती है तो उसको हम खत्म करने के लिए, यानी कि जो तेजाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे स्टमक, तो हमने देखा था कि हम जो बेसिस है इससे रिलेटेड हम मेडिसिन लेते हैं। अब उसकी मेडिसिन लेने से क्या होता है कि वो एसिड का जो पूरा इफेक्ट है उसको रिमूव कर देते हैं और नॉर्मली साल्ट बना देते हैं, और साल्ट इतने हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते, लेकिन एक हद से ज़्यादा ना बढ़े तो। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास अगर हम कॉपर ऑक्साइड को CuO को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास कॉपर सल्फेट्स बन जाते हैं और H2O वाटर बन जाता है, और ये भी हमारे पास प्रोसीजर क्या आ जाता है, टोटली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास क्या है, एसिड है। दोनों का करने के नीचे में हमारे पास सॉल्ट बन गई और वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट रिएक्शन है हमारे पास वो है रिएक्शन विद सल्फाइड्स है। ठीक होगा, H है, फाइड्स। ठीक हो गया। अब इसके दौरान क्या होता है, इसकी निशानी क्या है, इसके दौरान क्या है, हमारे पास इक्वेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ S होता है, सल्फर हमें नजर आ रही होगी। ठीक हो गया, तो इसे हम कह देते हैं सल्फाइड्स। ठीक है। अब इसके दौरान हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे पास गैस बनती है, और जिस किस्म के यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था उससे रिलेटेड उसके क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है। जैसे कि हमारे पास ये आयरन सल्फाइड आपके पास नजर आ रहा है। ठीक हो गया, FeS, जब इसे हम हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, आयरन सल्फाइड हमारे पास एक एसिड बन जाता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है वो हमारे पास बनती है और जो कि एग्जिट होती है, खारिज हो जाती है हमारे रिएक्शन से। ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी, यानी कि एसिड्स की, यानी कि हम किसी जो रिएक्ट करवाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास बनती हैं। तो मैं फिर अगेन वही बात कर रहा हूँ कि इन रिएक्शन को आपने बड़े ध्यान से याद करना है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एसिड के यूजेस के ऊपर। इस यूजेस से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता देता हूँ। अक्सर का बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास व्हाट इज द मिनरल एसिड्स, यानी कि मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं। ठीक है, क्या कौन कौन से होते हैं, तो इसके आपने लिखने, हमारे पास 3 किस्म के मिनरल एसिड होते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये 3 जो एसिड है ये हमारे पास मिनरल एसिड्स हैं। ठीक है, ये आपने याद रख लें, इसको नोट डाउन कर लेना, ये अक्सर का बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर, यूजेस ऑफ एसिड के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड को जब जो चीज़ें हम बनाते हैं जिसका यूज़ है वो सबसे पहले आता है फर्टिलाइजर्स के अंदर। फर्टिलाइजर के अंदर इसकी 2 कैटेगरीज है, एक है अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम सुपर फास्फेट। ठीक हो गया। अब ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या फर्टिलाइजर यानी कि खाद्य है हमारे पास, जैसे कि हम फसलों को देते हैं, किसान जो होता है वो अपनी फसलों को खाद वगैरह देता है। अब वो खाद किस एसिड से बने थे, वो हमारे पास जो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम सुपर फास्फेट, यानी कि ये दोनों खाद्य हैं जो कि हम फसल वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। फिर ये एक्सप्लोजिवली होते हैं, ये धमाके वगैरह होते हैं, इनसे धमाके वगैरह भी हम कर सकते हैं। थर्ड, हम पेंट्स वगैरह, डाइज, ड्रग्स, यानी ड्रग्स से हमारे पास मेडिसिन हैं, मेडिसिन वगैरह के अंदर भी ये यूज़ होता है ये एसिड। और इसके साथ साथ जिसका सबसे बड़ा यूज़ है वो हमारे पास इसका इलेक्ट्रोलाइट्स होता है इन लेड स्टोरेज बैटरीज के अंदर, यानी कि बैटरीज के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में क्या करते हैं, अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स आप 9th क्लास के अंदर देख चुके हैं, हम दोबारा छोटे से डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिक तौर पे क्या होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस ऐसी है जिसका जो सोल्यूशन या अगर कोई पिघली हुई हालत है, यानी कि ठीक है मेल्टिंग फॉर्म है, उसके अंदर क्या करते हैं हम इजीली इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, गुजरने देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो जिसके अंदर आप लोगों ने उस टाइम देखा भी होगा कि साल्ट्स हो गए, एसिड और बेस के जो सोल्यूशन होते हैं वो हमारे पास एक बिल्कुल बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक हो गया। तो बैटरी के अंदर ये लेड, यानी कि अगर कभी आप बैटरी को तोड़ के देखें तो अंदर से जो ब्लैक कलर का सारा पार्ट नजर आ रहा था वो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड्स के ही इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि बैटरी के अंदर करंट वगैरह को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक हो गया।
आगे चलते हैं हम नाइट्रिक एसिड के अंदर। नाइट्रिक एसिड भी हमारे पास फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास आता है वो आता है अमोनियम नाइट्रेट्स, ठीक है। इसके अलावा ये भी एक्सप्लोजिव होते हैं। पेंट्स, ड्रग्स एंड एचिंग डिजाइन ऑन कॉपर प्लेट्स। कॉपर प्लेट्स के ऊपर एचिंग डिजाइन हमारा, जिसे हम आसान लफ्ज़ में कहते हैं नक्शो निगार, ठीक हो गया। यानी कि हम नक्शो निगार करते हैं खूबसूरती लाने के लिए, उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बनाते हैं। कॉपर प्लेट्स के ऊपर जो हम डिज़ाइन आपको नजर आएंगे वो भी हम नाइट्रिक एसिड की ही मदद से बनाते हैं। थर्ड हमारे पास एक आ जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हम जो ज़्यादातर मेटल्स की क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। फिर टैनिंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री, यानी कि जो खाल्स होती हैं, हमारी खालें होती हैं जो जानवरों की, चमड़ा जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं या डिज़ाइन वगैरह बनाए जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं यार मैंने लेदर के कपड़े पहने हुए हैं, ठीक होगा, लेदर के शूज़ पहने, ऊपर जो डिज़ाइन बने होते हैं वो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज़रिए ही वो डिज़ाइन बनाते हैं उन चमड़े के ऊपर या उन खाल्स के ऊपर, ठीक हो गया। आगे हमारे पास आ जाती है बेंजोनिक एसिड। बेंजोनिक एसिड को हम फूड प्रिजर्वेशन के अंदर यूज़ करते हैं, यानी कि खुराक को महफूज करने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हमारी जो खुराक होती है काफ़ी अरसा या मंथ के दौरान हम उसको अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं, तो हम बेंजोनिक एसिड को यूज़ करते हैं। लास्ट हमारे पास एसिड आ जाता है एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड में हमारे पास क्या आता है, खुराक को हम फ्लेवर्स देते हैं, यानी कि कुछ जायका देते हैं, जो हमारे पास जायके वगैरह आते हैं उसके दौरान ये यूज़ होता है। और फिर हमारे फूड प्रिजर्वेशंस भी होती हैं, यानी कि खुराक को इसके ज़रिए महफूज भी करते हैं। और इसका एक यूज़ हमारे पास एक और जगह भी इसका इस्तेमाल होता है, वो स्टिंग्स और वेस्प है, यानी कि कहते हैं, ये कहते हैं भड़के के डंग को। भड़के के डंग से मुराद, यानी कि एक से हम लफ्ज़ों में आपने डेमू लफ्ज़ सुना होगा। डेमू जो एक से छोटा सा कीड़ा जो उड़ा होता है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में ज़्यादातर बूंद भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो ऐसे जो परिंदा, जो छोटा कीड़ा होता है हमारे पास, ये उसका जो डंग होता है उसके इलाज के लिए भी ये यूज़ होता है एस्टिक एसिड। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ हमारे पास नेचुरली तौर पे जो एसिड्स मौजूद हैं वो कौन से मौजूद है और किन 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 के अंदर मौजूद है, यानी कि उनके सोर्सेज क्या हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट आ जाता है सिट्रिक एसिड, ये हमारे पास लेमन, ऑरेंज के अंदर मौजूद होता है। फिर हमारे पास आ जाता है लैक्टिक एसिड, ये हमारे पास सोर्स मिल्क यानी कि जिसे हम कहते हैं फटा हुआ दूध, ठीक है, दूध जो हमारे होते हैं फट जाते हैं, ठीक हो गया, उसे हम कहते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये हमारे पास जो हनी बीज होती हैं या जो आंट्स होते हैं, इनके डंग के अंदर होता है, स्टिंग्स होती हैं, जो इनका डंग होता है उसके अंदर ये मौजूद होती हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड के अंदर ये हमारे पास आ जाता है रेंसाइड्स बटर, यानी कि जिसे हम कहते हैं बासी मक्खन जो हो जाता है, ठीक है, बासी जो चीज़ होती है मक्खन, उससे हम कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है टाटेरिक एसिड। टाटेरिक एसिड्स हमारे पास इमली के अंदर, ग्रेप्स के अंदर यानी अंगूर वगैरह और एप्पल्स के अंदर यूज़ होता है। फिर हमारे पास आ जाता है मॉलिक एसिड। मॉलिक एसिड जो होता है ये हमारे पास सेब वगैरह में, एप्पल्स के अंदर यूज़ होता है। और फिर हमारे पास यूरिक एसिड होता है, ये हमारे यूरेन्स के अंदर पाया जाता है। फिर हमारे पास लास्ट आता है स्टेरिक एसिड, ये हमारे फैट्स के अंदर मौजूद होता है। तो ये कुछ नेचुरली हमारे पास एसिड मौजूद हैं जो कि डिफरेंट सोर्सेज के अंदर हमारे पास मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह जो हमारा लेक्चर था जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड यूजेस ऑफ एसिड आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं होती या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको दे दिया जाए। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।